हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बनी क्लास। हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नों के सीरीज में आज मैं उपस्थित हूँ लेकर के कुछ नए प्रश्न। आइए देखते हैं। भारत संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप क्या होगा? ऑप्शन है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से वेष्टि चेतना के कवि किन को कहा गया है? आइए देखते हैं कि वेष्टि चेतना के कवि किन को कहा गया है। ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, अज्ञेय या अरुण कमल। वेष्टि चेतना के कवि कहे गए हैं अज्ञेय को। नागार्जुन को प्रयोगवाद का सलाह का पुरुष कहा गया है। कह रहा कि जीवन का सौंदर्य वैचित्रपूर्ण है। तर्क है कि उसके भीतर किसी एक ही भाव का विधान नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, स्थापना भी सही है और तर्क भी इसका सही है, इसीलिए ऑप्शन बी, स्थापना और तर्क दोनों सही हो जाएंगे। कह रहे कि भक्त बच्छावली और ध्रुव चरित किसकी रचनाएं हैं? भक्त बच्छावली और ध्रुव चरित मलकू दास की रचनाएं हैं, ऑप्शन बी। यदि कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता दस्तावेज है, इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है, प्रस्तुत कथन किस कविता के संदर्भ में कहा गया है? आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है ब्रह्मराक्षस, अंधेरे में, नक्सलबारी और मोचीराम। सही उत्तर हो जाएगा अंधेरे में कविता के बारे में कहा गया है कि ये एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। किसने कहा है? तो शमशेर बहादुर सिंह ने ये चीज़ कहा है मुक्तिबोध के बारे में। नई कहानी के सिद्धांतकारों में सम्मिलित नहीं है। देखिए प्रश्न जब भी नहीं है वाला आया ना तो उसको बहुत गौर से और समझ करके ही टिक कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन जैसे ही हमारे सामने खुलता है तो हमें लगता है कि हाँ ये ऑप्शन तो मुझे आ रहा है, हम खट से उसको टिक कर देते हैं, लेकिन प्रश्न पूछ रहा होता है कुछ और, उसके विपरीत, जो हमें पहली नज़र में दिखता है उसके विपरीत पूछ रहा होता है प्रश्न। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नई कहानी के सिद्धांतकारों में सम्मिलित नहीं है। हम सभी जानते हैं कि नई कहानी में नामवर सिंह, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर तो थे, लेकिन लक्ष्मीकांत वर्मा नई कहानी में नहीं थे। वो क्या करते थे? वो कविता संबंधी समीक्षा लिखा करते थे, इसीलिए वो नई कहानी में नहीं आते थे लक्ष्मीकांत वर्मा। यहाँ पे कुछ लेखक दिए हुए हैं और उनकी कुछ रचनाएं, उनको मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। एक तरफ है जैनेन्द्र, फणीश्वरनाथ रेणु, कमलेश्वर, कृष्णा सोबती। एक तरफ है तीसरी कसम, सिक्का बदल गया, अपना अपना भाग, पिता और राजा निर्वंशिया। देखिए राजा निर्वंशिया को कमलेश्वर ने लिखा था, ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। उसके बाद से तीसरी कसम जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तीसरी कसम कोई बता सकता है? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु ने 1958 में लिखी थी तीसरी कसम। उसके बाद आते हैं हम सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया किसके द्वारा लिखा गया था? सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती का था। और पिता कहानी किसका था? पिता कहानी किसके द्वारा लिखा गया था, कोई बता सकते हैं? पिता कहानी अज्ञेय के द्वारा लिखा गया था। और अपना अपना भाग जो था वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न कह रहा है कि निम्न में से लंबी कविता नहीं है। कौन सी ऐसी कविता है जो लंबी कविता नहीं है? अकाल और उसके बाद, ये लंबी कविता नहीं है। अकाल और उसके बाद 8 पंक्तियों की ही कविता है। इसको ध्यान रखें कि अकाल और उसके बाद बहुत छोटी कविता, सिर्फ 8 पंक्तियों में ही इसको ख़त्म कर दिया गया। 8 पंक्तियों में ही इसको लिखा गया है। लिखा किसने था? तो नागार्जुन ने। नई समीक्षा को चिन्हित कर सकते हैं किसके द्वारा? नई समीक्षा को हम कर सकते हैं द सेक्रेड वुड के द्वारा। द सेक्रेड वुड नाम से एक बुक आया हुआ था, उसमें नई समीक्षा को चिन्हित किया गया था। द सेक्रेड वुड किसके द्वारा था? इलियट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कहानी में व्यवस्था में निहित विसंगतियों का चित्रण किया गया है? अब देखिए व्यवस्था में निहित कह रहा है तो एक जामुन का पेड़ हो जाएगा और दूसरा परमात्मा का कुत्ता। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश के द्वारा लिखित है और जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र के द्वारा लिखित है। तो 2 और 3 ऑप्शन बी। कह रहा है कि कालक्रम अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? कई सारे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आइए देखते हैं। सबसे जो पहला कहानी होगा वो होगा 11 वर्ष का समय। ये कब आया था? ये आया था 1903 में। ये भी याद रखिए 11 वर्ष का समय था, 1903 में आया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। अब हम एक बार देख लेते हैं कि ईस्वी, कौन से ईस्वी में कौन सी कहानी आई थी।
और 11 वर्ष का समय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1903 में ही। ग्राम 1911 में आई थी, ग्राम 1911 में आई थी। यह इंदू पत्रिका में छपी थी, जयशंकर प्रसाद की थी। उसने कहा था 1915, उसने कहा था 1915 में छपी थी, ये भी सरस्वती पत्रिका में थी। और आकाशदीप कहानी की संग्रह की रचना 1928 में जयशंकर प्रसाद ने किया था। आकाशदीप का कब आया था? 1928 में। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। ये एक कहानी संग्रह था। अब देखिए तो सबसे पहले 11 वर्ष का समय, फिर हो जाएगा ग्राम, फिर उसने कहा था, फिर आकाशदीप, ऑप्शन बी। आचार्य शुक्ल द्वारा रचित निबंध का अधूरा शीर्षक है। आचार्य शुक्ल जो थे, कौन सा रचित उनका निबंध था जिसका शीर्षक अधूरा रह गया था? तो उसका होगा साधारणीकरण। शेखर एक जीवनी में शेखर के प्रधान चरित्र की विशेषता क्या थी? शेखर किस तरीके का आदमी था? वो दंभी था, उसको दंभ था। इस उपन्यास में शेखर का जो चरित्र था वो दंभी था, दया या क्षमा करने वाला या उदंड नहीं था, उसको दंभी कहते हैं। कह रहा है कि राम काव्यधारा में भक्ति सर्वांगपूर्ण प्रतीत होती है, सर्वांगपूर्ण प्रतीत होती है। तर्क दिया है कि तुलसी में केवल उत्कट भक्ति के दर्शन होते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। पहला तो सही है कि राम काव्यधारा में भक्ति का सर्वांगपूर्ण प्रतीत होता है, लेकिन तर्क में है कि तुलसी में केवल उत्कट भक्ति के दर्शन होते हैं। यह तर्क गलत हो जाएगा, क्योंकि तुलसी में सिर्फ उत्कट भक्ति के दर्शन नहीं होते, उसमें समनव्य भक्ति के दर्शन होते हैं। तुलसी का आधार ही था सबको लेकर चलना। अमीर खुसरो की पंक्ति का सही उत्तर क्या होगा? कि फारसी बोली आईना, तुर्की सोच न पाईना, हिंदी बोलते आरसी, आए मुंह देखे जो उसे बताए। देखिए यहाँ पे खुसरो का ये सब जो था, ये अंतर पतालिका इसको बोलते हैं पहली। इसका उत्तर जो था अंतर में ही छिपा होता था, इसी प्रश्न के अंतर में। देखिए पहले ही लाइन में कि फारसी बोली आईना, आईना मतलब क्या? दर्पण। क्या बोलें कि आए मुंह देखे जो उसे बताए, मतलब मुंह देखना। दर्पण के सामने जाइएगा तो आप मुंह देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? दर्पण, ऑप्शन बी। ग्रंथ है और ग्रंथ के लक्षण ग्रंथ देने वाले प्रस्तोता हैं। अब देखते हैं किनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लक्षण ग्रंथ दिया गया था। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस और ध्वनि के आधार पर काव्य लक्षण दिया। वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका हो जाएगा? विश्वनाथ के द्वारा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ के द्वारा था। और तद दोषो शब्दार्थो सगुण वलंकृत पुनः क्वापी, ये मम्मट के द्वारा था। और शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भामा के द्वारा था। अर्थात उत्तर एक, ऑप्शन एक जो है आपका, ये पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अभिव्यंजनावाद को वक्रकोटि सिद्धांत का विलायती उत्थान किसने कहा था? आचार्य शुक्ल जी ने। सूर परवर्ती कृष्ण काव्यधारा के कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य परक उक्तियां सूर की जूठन से जान पड़ती है। तर्क है कि सूर सागर के पद बहुत ही सुडौल और परिमार्जित हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि पहला स्थापना जो है वो तो सही है, लेकिन तर्क गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि सूर सागर के पद जो है बहुत ही सुडौल और परिमार्जित हैं। क्योंकि उनका वात्सल्य ज़्यादा झलकता था, परिमार्जित नहीं रहता था, सुडौल नहीं होता था, वात्सल्य उनका ज़्यादा रहता था सूर के पदों में। किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर यह पाप का धन पचे कैसे, इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? यह कथन गोबर के द्वारा कहा गया था। यह गोबर और होरी के बीच के संवाद का यह अंश है, गोबर के द्वारा कहा गया था। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? देखिए सबसे पहले तो इसको थोड़ा इरेज करता हूं मैं। दिनकर की रचनाओं का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो रेणुका, उसके बाद कुरुक्षेत्र, उसके बाद रश्मिरथी और फिर उर्वशी, ऑप्शन बी। नंददास की रूप मंजरी किस परंपरा की कृति है?
नंददास की रूप मंजरी, ये प्रेमा खान परंपरा की कृति है। कई बार इसमें कृष्ण भक्ति परंपरा हम गलत कर जाते हैं टिक करके, लेकिन कृष्ण भक्ति परंपरा नहीं आएगा, ये किस में आएगा, प्रेमा खान, उसका परंपरा पूछ रहा है। तो एक प्रेम का जो परंपरा चल रहा था उस समय में, रीतिकाल में, ये उसी को तो आगे बढ़ाए थे, उसमें ही योगदान दिए थे ना, तो ये क्या हो जाएगा कि प्रेमा खान हो जाएगा। किसके बारे में है वो तब आप इसमें कृष्ण भक्ति या फिर राधा या जो भी उसका विषय वस्तु है उसको आप इंगित कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछे कि परंपरा, तो परंपरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि प्रेमा खान परंपरा करके। भारतीय जान नृत्य संघ इप्टा की स्थापना कब हुई थी? इप्टा की स्थापना हुई थी सन 1943 में। इप्टा देखिए आखिरी में ट लगा है, ऐसे याद रखिए कि इप्टा आखिरी में ट है, 43 में 3 है, 3 से ट रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। फिर है कि आधे अधूरे नाटक में चालाक और घटिया किस्म का आदमी कौन था? चालाक भी था और घटिया भी था। वो कौन था? व्यापारी। आधे अधूरे नाटक में व्यापारी जो था वो चालाक भी था और घटिया भी था। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन कविताओं का सही क्रम कहरा लगाने के लिए अब देखते हैं सबसे पहले कौन सा कविता आएगा। सबसे पहले जो आएगा वो आएगा परिवर्तन। परिवर्तन आएगा। परिवर्तन के बाद कौन सा आएगा? समय देवता। समय देवता के बाद कौन सा आ जाएगा? प्रलय की छाया। प्रलय की छाया के बाद कौन सा आएगा? प्रभत्यु गाथा। प्रभत्यु गाथा। देखिए प्रलय की छाया जो आया था, प्रलय की छाया 1933 में आया था। समय देवता 1951 में आया था। ये प्रभत्यु गाथा धर्मवीर भारती 1959 में आया हुआ था। और जो परिवर्तन है वो 1926 में आया हुआ था। इसीलिए ऑप्शन बी, ये दूसरा नंबर ऑप्शन है आपका, वो सही हो जाएगा। नवजागरण के प्रचार प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय ने प्रमुखतः किसका सहारा लिया था? नवजागरण के प्रचार प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय ने प्रमुखतः उपनिषद का सहारा लिया था। कई बार यहाँ पे हम क्या करते हैं तो वेद में गलती कर जाते हैं। वेद और उपनिषद ये दोनों अलग अलग चीज़ है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। उपनिषदों को हम वेदांत भी कहते हैं, तो कई बार वेद और वेदांत रहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वेदांत, वेदांत, वेदांत रहे ऑप्शन में, या उपनिषद, या उपनिषद रहे तो दोनों में से किसी एक को टिक। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा कि सूची दिया हुआ है 1 और सूची 2। इसमें लेखक हैं और इसमें लेखक की लेखनी के बारे में कुछ कुछ रचनाएं दिया गया। आप देखते हैं। पहला है कि चिट्ठी लिखी हुई औरत की रचना किसने की थी? देखिए चिट्ठी लिखी हुई औरत जो थी वो अनामिका के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद था इस स्त्री से डरो। इस स्त्री से डरो के रचनाकार कौन थे? कात्यायनी। उसके बाद है कि बस बहुत हो चुका, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। फिर आता है कि मैं किसकी औरत हूँ, ये सविता सिंह ने लिखा हुआ था। अर्थात आपका उत्तर हो जाएगा सी, ये तीसरा नंबर ऑप्शन। जयशंकर प्रसाद के रचनाओं का क्रम कह रहा देखने के लिए। देखिए सबसे पहला जो आएगा वो आएगा हमारा चित्रधार, क्योंकि चित्रधार 1918 में सबसे पहले आया था, तो चित्रधार सबसे पहले आएगा चित्रधार। चित्रधार के बाद आना चाहिए कानन कुसुम। कानन कुसुम, देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको रहने दीजिए, मैं अगले क्लास में इसको देख के बताता हूँ, क्योंकि गलत बता देना सही नहीं होगा। इसमें ईस्वी को लेकर के थोड़ा सा अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग ईस्वी दिया हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। इसको अगले क्लास में देखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाभोज, अंजो दीदी, एक और द्रोणाचार्य और बकरी नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? आइए क्रम से देखते हैं। महाभोज किसने लिखा था? मनु भंडारी ने। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क ने। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष ने। और बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। अर्थात ऑप्शन 1 उत्तर हो जाएगा।
धरती धन अपना उपन्यास के मुख्य पात्र काली का जीवन किस संकल्प से परिचालित है, मतलब कौन सा ऐसा संकल्प था जिसके इर्द गिर्द उसका जीवन व्यतीत हो रहा था, उसी संकल्प को निभाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। वो संकल्प था उसका पक्का मकान बनाने का, उसके पास पक्का मकान नहीं था। और याद रहे कि धरती धन अपना जो है दोआब क्षेत्र के, होशियारपुर के दोआब क्षेत्र के घोरेवाहा गांव का चित्रण है। कौन से गांव? घोरेवाहा। घोरेवाहा गांव का इसमें चित्रण किया गया है। याद रखिएगा घोरेवाहा गांव। घोरेवाहा गांव था। इसमें क्षेत्र कौन सा था? दोआब। दोआब क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। प्रस्तुत कथन किस कहानी से उद्धृत है? ये आकाशदीप से है। आकाशदीप में ये चंपा के द्वारा कहा गया था। आकाशदीप कब आया था? 1928 में। कौन सा युग्म कह रहा है कि सही नहीं है? आइए देखते हैं। शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं। साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी लिखे हैं। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है, ना कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। इसीलिए ऑप्शन 3 जो है सो गलत है, और यहाँ पे गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन 3 जो है सी सही हो जाएगा, गेहूं और गुलाब वाला। और सदाचार का तावीज ये हरिशंकर प्रसाद ने लिखा, ये तो सही है। नेक्स्ट कह रहे कि द्विवेदी जी प्रेमचंद की तरह कथा लेखक नहीं थे और मैथिली शरण गुप्त की तुलना में कभी भी साधारण थे, किंतु वैचारिक स्तर पर वह इन दोनों से आगे हैं। इन दोनों के काव्य संसार और कथा संसार की रूपरेखा उनके गद्य में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इस दृष्टि से उन्हें युग निर्माता कहना पूर्णतः संगत है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान के द्वारा कहा गया था? आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में यह कथन रामविलास शर्मा द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? रामविलास शर्मा के द्वारा। हरिशंकर परसाई की रचना पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की रचना है? काग भगोरा। काग भगोरा जो है वो किसका है? हरिशंकर परसाई का। और बाकी अन्य रचना इसमें हरिशंकर परसाई का नहीं है। निम्नलिखित में से विद्यापति की कौन सी रचना संस्कृत भाषा में रची गई है? विद्यापति की संस्कृत भाषा में जो रचना है वह है पुरुष परीक्षा और लिखनवली। पदावली मैथिली में है और गोरक्ष विजय भी मैथिली में है, लेकिन पुरुष परीक्षा और लिखनवली ये जो दोनों है ना, ये आपका संस्कृत में है। नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतु च बहु निर्मलम विषय कथन है, ये किसने कहा था? ये दंडी का कथन था कि नैसर्गिक च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम, ये दंडी के द्वारा कहा गया था। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कौन से पत्रिका का संपादक कौन कौन थे? हंस के कौन थे? तद्भव के कौन थे? नया ज्ञानोदय और आलोचना के कौन थे? आइए देखते हैं। हंस का जो संपादन था वो राजेंद्र यादव क्या करते थे। तद्भव का अखिलेश करते थे। आलोचना पत्रिका जो था अरुण कमल के द्वारा था। और ये जो नया ज्ञानोदय है वो कौन थे? रविंद्र कालिया। इसीलिए ऑप्शन डी, चौथा नंबर ऑप्शन जो ये सही हो जाएगा। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, यह किस निबंध का वाक्य है? ये भाव या मनोविकार, याद रखिएगा, भाव या मनोविकार। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, यह भाव या मनोविकार में शुक्ल जी के द्वारा कहा गया है और ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है पूछ रहा है, तो अवधी, हम सब जानते हैं कि अवधी जो है वो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है।
अवधि जो है वो क्या है, छत्तीसगढ़ी और बघेली के साथ तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? साहित्य के इतिहास दर्शन जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया था। इनमें से किस उपन्यास युग्म की कथा स्त्री केंद्रित नहीं है? स्त्री के ऊपर इसमें केंद्रित नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे रेत और छिन्नमस्ता है, चाक एक जमीन अपनी है, काली आंधी और अलमा कबूतरी है, समय सरगम और रात का रिपोर्टर है। समय सरगम और रात का रिपोर्टर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि समय सरगम जो है ना वो बूढ़े लोगों के मृत्यु के ऊपर आधारित है। किसने लिखा था? कृष्णा सोबती ने। समय सरगम बूढ़े लोगों के मृत्यु के ऊपर आधारित है और लिखा था कृष्णा सोबती ने। और ये जो रात का रिपोर्टर है ये निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या था? आपातकाल के दिनों को दर्शाया गया था और ये संभवतः ऐसा माना जाता है कि आपातकाल के ऊपर ये पहला जो है सो उपन्यास था। इनमें से किसकी बोली अहीरवाटी कहलाती है? अहीरवाटी बोली किसकी होगी? मेवाती। मेवाती बोली को हम अहीरवाटी कहते हैं। कह रहे कि बिंब में अर्थों की संभाव्यता निहित होती है। तर्क है क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। इसमें दोनों ही गलत है। बिंब में अर्थ की संभाव्यता निहित नहीं होती है। बिंब में अर्थ की संभाव्यता कभी भी निहित नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? अब देखिए यहाँ पे देखिए बिंब में क्यों नहीं निहित हो सकती है। मान लीजिए कि बिंब मतलब क्या? एक प्रतीक। मान लीजिए ये प्रतीक है तो इसका अर्थ होता है मल्टीप्लाई, गुना करना। अब गणित में इसका अर्थ गुना करना है। जरूरी नहीं है कि हम अगर किसी सेंटेंस के पीछे में इसको लगा दिए, इंग्लिश के आगे लगा दिए, तो इंग्लिश में भी इसका अर्थ गुना करना ही होगा। तो ये अर्थ तो है निहित नहीं, अर्थ की संभावना निहित नहीं होगी, हो सकता है ना बदल जाए। तो इसीलिए ये माना गया कि इसकी संभावना जो होता है मतलब क्या बदल जाएगा, हमेशा निश्चित तो नहीं होगा। इसमें क्या करें? क्योंकि अर्थ हमेशा निश्चित होता है, तो निश्चित नहीं होता है, वो बदलता भी है। एक हो गया। दूसरा क्या? बिंब में अर्थ की संभावना निहित होती है। जरूरी नहीं है कि निहित ही हो, उसका अर्थ जो है बिंब में छिपा हुआ ही हो। कई बार मान लीजिए कि कोई बिंब डाल दिएगा तो उसका अर्थ ही निकल के आ जाए, ऐसा नहीं है। मान लीजिए क्वेश्चन के अंत में हम ऐसे ये सेंटेंस के अंत में हम ऐसे ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए तो इसका कोई अर्थ निकल के ही आएगा, जरूरी नहीं है। ये हो सकता है प्रश्न करने के लिए छोड़ दिया गया हो, इसका कुछ अर्थ ही निकलेगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये दोनों ही गलत हो जाएगा। देखिए कुछ पंक्तियां दिया हुआ है और ये पंक्तियां किससे संबंधित है ये पूछ रहा है। कह रहे कि लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पैरों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध भूलते हैं। फिर है कि चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। फिर है कि पशु नहीं वीर तुम, समय सूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे। आइए देखते हैं कि कौन से पंक्ति से कौन सी कविता, कौन सी कविता से कौन सी पंक्ति ली गई है। पशु नहीं वीर तुम, समय सूर क्रूर नहीं, ये जो आखिरी पंक्ति आपके ऑप्शन डी की, ये लिया गया किससे? जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार। ये उपमान मैले हो गए हैं कलगी बाजरे की। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है। ये किससे ली गई है? धूमिल की रचना है ये। धूमिल किसमें? मोचीराम में। और एक था कि लेकिन वही भूलते हैं, लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पैरों पर बच्चे नहीं अपराध भूलते हैं। ये अकाल दर्शन नागार्जुन के द्वारा लिखा गया था। सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही कालानुक्रम कौन सा होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, कदम की फूली डाली, फिर मैंने सील पहुंचाई, उसके बाद अंगद की नियति। निम्नलिखित संबंध ग्रहों को उनके लेखकों के साथ कह रहा है सुमेलित करने के लिए। आइए देखते हैं। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया था।
तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र के द्वारा था। रसात्मक बोध के विविध रूप ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा लिखा गया था। अर्थात उत्तर डी, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने नहीं लिखा है? देखिए, टूटते परिवेश ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा है। ये एक रेडियो नाटक था। कोणार्क, पहला राजा और दशरथ नंदन ये जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। कमायनी आधुनिकता का आभास देकर भी आधुनिक नहीं बन पाती। इन कमियों के बावजूद कमायनी एक अभिनव कृति है। मनुष्य की अंतर्वृत्तियों के इतने गूढ़े और संश्लिष्ट रचनात्मक चित्र बहुत ही कम मिलेगी। ये कथन किस आलोचक का है? यह है बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? बच्चन सिंह के द्वारा। बच्चन सिंह ने एक और कथन कहा हुआ है कामायनी के बारे में कि मूलतः यह कर्म राग का काव्य बन गया है। कामायनी आधुनिक काव्य है, मूलतः यह कर्म राग का काव्य बन गया है। कामायनी का काव्य वैभव अप्रीतम है। जहाँ पे कामायनी के काव्य वैभव अप्रीतम की बात आए तो बच्चन सिंह ने कहा था। किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। उसके बाद नामवर सिंह आते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि कामायनी के प्रतीक एक हद तक छायावादी आवरण से ढके हुए हैं, किंतु उनमें अपने युग की जीवन समस्याओं का स्पंदन भी है। जीवन समस्याओं का स्पंदन किसने कहा था? जीवन समस्याओं का स्पंदन ये कहा था नामवर सिंह ने। नामवर सिंह ने। चलिए, आज के लिए इतने ही प्रश्न। अगले क्लास में इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।